वेलकम टू एवरीबॉडी टू SY एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज क्लास 12th एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बिफोर आस्किंग यू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर, बिफोर डिस्कसिंग दिस चैप्टर, मैं आपसे थोड़े से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा जैसे मैं हमेशा पूछते आ रहा हूँ। तो आप उसके आंसर दीजिए। मे बी ये क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड ना हो, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन है कि मुझे वो जानना है कि वो वाला कंट्री आप बताइए जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है। एक और क्वेश्चन ये है कि आप मुझे वो वाला कंट्री बताइए जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है। ठीक है, राइस, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। जब मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा है तो मुझे सेकंड एक और क्वेश्चन ये जानना है कि वो वाला कंट्री बताइए जो राइस सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। सरप्राइजिंगली ये यूपीएससी 2019 ने पूछा था। उसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम कौन सा कंट्री है एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क कौन सा कंट्री है। ठीक है, तो मुझे कंट्रीज आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और 12th क्लास के एग्जाम्स में भी काफी बार पूछ लिया जाता है और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स आप देते रहोगे, आपको ये वाले क्वेश्चन बार बार दिखेंगे। तो अच्छा है कि कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखने के बाद हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और अगर आपको ये और मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एसवाई एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं ये सेकेंडरी एक्टिविटीज आखिर क्या चीज है। हमने प्राइमरी एक्टिविटीज देख लिया है, उसके बाद हमने समझ लिया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, जिससे पैसे जनरेट होते हैं। तो मतलब घर में अगर आपकी मम्मी काम कर रही है, कुछ हाउस वाइफ है, तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी मेड को हायर करा है, कोई वो काम कर रही है सेम काम जो आपकी मम्मी कर रही है, तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाएगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको शायद गलत लगे सही लगे, उस पर हम नहीं जाना चाह रहे, हमारा काम है समझना चीजें। ठीक है। Secondary activities add value to the natural resources by transforming raw materials into valuable products. तो इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या करती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज से प्राइमरी एक्टिविटी एसोसिएटेड है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा एग्रीकल्चर, माइनिंग, राइट। उसको अगर ट्रांसफॉर्म करके कुछ वैल्यूबल प्रोडक्ट बना लिया जाए तो उसको, उस प्रोसेस को सेकेंडरी एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है। जैसे cotton in the ball has limited use, but after it is transformed into yarn, it becomes very valuable and can be used to make clothes. तो ये वाला एग्जांपल आप दे सकते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये वाला एग्जांपल थोड़ा टफ लग रहा होगा। तो इससे सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे ये दे रखा है कि आयरन ओर जो होता है, जो माइन से निकाला जाता है, उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। हमने माइनिंग लास्ट लेक्चर में देखा है, प्राइमरी एक्टिविटी होती है। दिल में बसा लो इस चीज को। तो आयरन ओर हमने निकाल लिया, लेकिन आयरन ओर की क्या वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसको साफ सफाई करो, उसको बाय बाय डिफरेंट प्रोसेसेस स्टील में कन्वर्ट करो तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। स्टील की तो वैल्यू आप सबको पता होगी, आपके घर में इतने सारे प्रोडक्ट्स होंगे स्टील के, उसके बाद हजारों जगह स्टील यूज होता है। तो उस प्रोसेस को कन्वर्ट करने को, जो पूरी इंडस्ट्री वगैरह होती है, उस प्रोसेस को जो कन्वर्ट करता है स्टील में, इसको बोला जाता है क्या, सेकेंडरी एक्टिविटी। तो सेकेंडरी एक्टिविटी वैल्यू ऐड करती है। ठीक है, वैल्यू ऐड करती है किसको, रॉ मटेरियल को, नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। वैल्यूएबल प्रोडक्ट क्या हुआ, स्टील, और नेचुरल रिसोर्स क्या हुआ, आयरन ओर। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज जो है, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनी थिंग्स और दे आर कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज, राइट। कंस्ट्रक्शन को इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है। सबसे पहले हम बिगिन करेंगे फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझना। मैन्युफैक्चरिंग आखिर चीज क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग, इट इन्वॉल्व्स अ फुल एरे ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट्स टू मोल्डिंग आयरन एंड स्टील, स्टैंपिंग आउट प्लास्टिक टॉयज टू असेंबलिंग डेलिकेट कंप्यूटर कंपोनेंट्स और स्पेस व्हीकल्स। तो सब कुछ आता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यही नहीं है कि सिर्फ आप कोई इंडस्ट्री से कोई कार वगैरह बना रहे हो, स्टील इंडस्ट्री हुई, यही मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। कंप्यूटर के पार्ट्स बनाना भी मैन्युफैक्चरिंग है, स्पेस व्हीकल बनाना भी मैन्युफैक्चरिंग है। इन ईच ऑफ दीज प्रोसेसेस कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है जो आपको यहाँ पर दिखेंगी। जैसे मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, तो बल्क में प्रोड्यूस किया जाता है, थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस नहीं किया जाता, बल्क में, मास में प्रोड्यूस किया जाएगा। स्पेशलाइज्ड लेबर इन फैक्ट्री सेटिंग्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटीज। देखिए, हर किसी के बस की नहीं है। देखिए, जो आदमी स्पेस व्हीकल बना रहा है वो आदमी प्लास्टिक टॉयज नहीं बना सकता, एंड वाइस वर्सा। तो जो लेबर होता है वो स्पेशलाइज्ड लेबर होता है, राइट। हाँ, काफी जगह स्पेशलाइज्ड लेबर जो हो रहा है चेंज हो रहा है मशीन्स में, लेकिन ज्यादातर स्पेशलाइज्ड लेबर होता है। और यहाँ पर एक और चीज दे रखी है, मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज स्टिल मैन्युफैक्चर इन द लिटरल सेंस ऑफ द टर्म। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग मे बी डन विद मॉडर्न पावर एंड मशीनरी और इट मे स्टिल बी वेरी प्रिमिटिव। लेकिन अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या होता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे हमारा इंडिया है, जैसे थोड़े डेवलपिंग कंट्रीज है, इनको थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है। ठीक है।
तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अभी भी मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही हो रही है। तो अभी थोड़ा सा हम चीजों को समझते हैं कि कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक। मोर emphasis is given to the kind of industrial activity which involves less complicated system of production। अब हम एक चीज जो समझेंगे वो ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या है। तो याद रखो, या मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, स्मॉल स्केल की बात नहीं हो रही। सबसे पहली है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अंडर द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू पीसेस व्हिच आर मेड टू ऑर्डर। क्राफ्ट मेथड में क्या होता था कि छोटे छोटे फैक्ट्री में होता था, उनको अगर पहले ऑर्डर दिया जाता था फिर वो बनाते थे और थोड़ा कम ही बनाते थे। तो इसमें इनिशियल कॉस्ट काफी हाई होती है। अभी भी काफी सारी जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज है जो अभी हम देखेंगे, स्मॉल स्केल एक्टिविटीज है, मे बी आपको क्लियर ना हो स्मॉल स्केल क्या होता है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज क्या होता है, आगे चल के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसमें अभी भी एक क्राफ्ट मेथड फॉलो किया जाता है। क्राफ्ट मेथड का मतलब ये है कि आपको ऑर्डर दिया जाएगा, भाई मेरे को 10 ये प्रोडक्ट दे दो, तो आप तब बनाना शुरू करोगे, फिर आप बनाओगे। इस पे कॉस्ट बहुत हाई होती है। ऑन द अदर हैंड मास मास बेस्ड प्रोडक्शन में क्या होता है, बल्क में बनाते हो, मतलब आपने जैसे 100 कारें बनाई, हजारों कारें बनाई, ठीक है। अब चीजें मास में बनाने से फ्रेंड्स क्या होता है, मास में बनाने से ये होता है, देखिए आप कोई चीज लेने गए मार्केट से, फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम कर लेते हैं हम बुक्स लेने जा रहे हैं। अगर आप एक बुक लोगे तो आपको वो लेट से 100 रुपए की पड़ेगी, और अगर आप ऐसी ही 50 बुक्स ले लोगे तो ये जैसे भी इनकी प्राइस होनी चाहिए थी 5,000, लेकिन वो आपको डिस्काउंट में दे देगा 4500 रुपए में। तो आपको दिख रहा है ना कि बुक यहाँ पे एक बुक की कॉस्ट कितनी हो गई, 450 हो गई। तो मतलब इसमें इसमें सॉरी, एक बुक की कॉस्ट कितनी हो गई, अगर इसको हम 50 से डिवाइड कर ले तो आपको दिखेगा, सॉरी फॉर चेंजेस लिटिल इन मैथमेटिक्स, 90 हो जाएगी, 45 नहीं 90, ठीक है। मेरे को लगा 100 बुक्स है, एनीवेज। तो मेरा पॉइंट समझाने का ये है कि एक बुक यहाँ पर देखिए 100 रुपए की है। अब यहाँ पे आपने 50 बुक ली तो आपको एक बुक पड़ रही है 90 रुपए की। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब आप मास में प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, मास में जब आप प्रोड्यूस करते हो तो आपको सस्ता पड़ता है चीजें, ठीक है। उसके साथ साथ आप लेबर को भी कम पैसे देते हो, क्योंकि देखिए अगर आप एक काम करा रहे हो, कम कम प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कम कम प्रोड्यूस करने में लेबर को सैलरी देनी पड़ रही है। यहाँ पर लेबर को सैलरी थोड़ी, तो लेबर की सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। जैसे आप यहाँ पे लेबर को दे रहे हो 10,000 रुपए, यहाँ पे आप लेबर को दे रहे हो 11,000 रुपए, तो उससे लेकिन काफी ज्यादा प्रोड्यूस करा दे रहे हो। तो सिंपल पॉइंट ये है कि मास में प्रोड्यूस कराने से आपको ओवरऑल कॉस्ट सस्ती पड़ती है। तो इसलिए मास प्रोडक्शन जो होता है बेटर रहता है। चाइना इस चीज में बहुत आगे है, वो बल्क में मास में प्रोड्यूस करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा इंडिया मास में प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो उसमें थोड़ी चीजें हम मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गए हैं। मैं मेक इन इंडिया शायद वो वाली चीजें चेंज कर दे। उसके बाद यहाँ पर एक टर्म समझा रखी है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फर्क क्या है। देखिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का लिटरली मतलब होता है कि टू मेक बाय हैंड, क्योंकि ये पुराना नाम चला हुआ आ रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद तो मशीन ही आ गई हैं। However, now it includes good made by machines also. It is essentially a process which involves transforming raw materials into finished products of higher value for sale in local और distant markets। तो हमने ये डेफिनेशन ऑलरेडी हमने देखी थी, तो मैन्युफैक्चरिंग में ये आता है। कंसेप्चुअली इंडस्ट्री अब देखते क्या होता है। इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग चीजें हैं, कैसे हैं देखते हैं। An industry is a geographically located manufacturing unit maintaining books of accounts records under a management system. As the industry is comprehensive, it is also used synonymous with the manufacturing. When one uses terms like steel industry and chemical industry, तो हमें लगता है कि ये तो फैक्ट्री और प्रोसेसेस है, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री वर्ड कहीं और भी यूज किया जाता है। देयर आर मैनी सेकेंडरी एक्टिविटीज which are not carried on in industries such as what is now called as entertainment industry। अब शाहरुख खान भाई कोई किसी फैक्ट्री वगैरह में काम थोड़ी ना करता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बोला जाता है। ऐसी टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर आपके ट्रेवल ऑपरेटर्स आते हैं, होटल्स आते हैं, रेस्टोरेंट्स आते हैं, हजारों चीजें आती हैं, उसमें कोई फैक्ट्री थोड़ी ना है। तो लेकिन उनको स्टेट इंडस्ट्री कहा जाता है। तो हमारी क्लैरिटी के लिए हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंप्लीट वर्ड यूज करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है और इंडस्ट्री भी है वो, राइट। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ उसको इंडस्ट्री कहना सही नहीं है, सिर्फ उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहना सही नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट एक वर्ड है कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ काम भी हो रहा है, इंडस्ट्री मतलब कोई वो एक ज्योग्राफिकली लोकेटेड जगह पर है जहाँ पर बुक ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड भी मैनेज किए जा रहे हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हमने। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख ली हमने कि पहली कैरेक्टरिस्टिक कौन सी देखी हमने, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स।
एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है आपको, राइट। तो यहाँ पे मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स बाय ईच वर्कर परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क रिपीटेडली। तो जैसे पेप्सी बनानी है, तो यहाँ पर जैसे पेप्सी बनानी है तो सबसे पहले एक को काम दिया जाएगा कि आप बोतल बोतल बनाइए और उसको असेंबल करिए। सेकंड को काम दिया जाएगा आप इसमें वाटर डालिए। थर्ड बंदे को काम दिया जाएगा कि आप इसमें फ्लेवर डालिए। फोर्थ बंदे को काम दिया जाएगा कि आप कैप लगा दीजिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो है असेंबली में होगा और एक बंदे को एक ही काम दिया जाएगा, एक बंदे को एक ही काम दिया जाएगा, उसी को उसमें स्पेशलाइज किया जाएगा। रिपीटेडली वो सेम काम करता रहेगा और ऐसी चीजें हम मास में प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो लेबर है स्पेशलाइज्ड है एक स्पेसिफिक काम में। एक लेबर को अपने काम की बस जानकारी होती है, जैसे जो कैप लगा रहा है उसको कुछ नहीं पता पिछला बंदा क्या काम कर रहा है। तो इससे स्पेशलाइजेशन आप कह सकते हो। तो जर्नलिस्ट नहीं स्पेशलिस्ट है। आप स्पेशलिस्ट किसमें, कैप लगाने में, आप स्पेशलिस्ट किसमें, पानी डालने में, ठीक है। तो ऐसे है, ऐसे ही आप समझ सकते हो कि बड़ी बड़ी कारें बनानी है, बड़े बड़े प्लेन बनाने हैं तो कोई स्पेशलिस्ट है कार के टायर लगाने में, कोई स्पेशलिस्ट है इंजन को देखने में, कोई स्पेशलिस्ट है वाइपर लगाने में, ठीक है। ऐसे है। तो वो हमने पहली चीज देख लिया। और सेकंड याद रखना, मास में प्रोड्यूस हो रही है चीजें, मास, बल्क में। उसके बाद मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन refers to using gadgets which accomplish tasks. Automatic factories with feedback and closed loop computer control systems where machines are developed to think have sprung up all over the world. मैकेनाइजेशन अब तो हो रहा है, ठीक है। ह्यूमन जो है कम से कम करे जा रहे हैं कि भाई इंस्टेड ऑफ ह्यूमन फिलिंग वाटर, ह्यूमन अप्लाइंग अ कैप, अब वो मशीन लगा रही है, मशीन कैप लगाती है, मशीन पानी डालती है, मशीन बोतल में फ्लेवर डालती है, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अब होता जा रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्वालिटी कंट्रोल, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी एंड कम्बैटिंग पॉल्यूशन। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी अब काफी ज्यादा हो रहे हैं हर चीज में। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही बन गई है। आप देख रहे हो विद द टाइम पॉल्यूशन कम होता जा रहा है, इनएफिशिएंसी कम होती जा रही है, मशीन जो है ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है आजकल। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन भी होता है हर में। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी। सबकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे किसी को जहाज बनाना है उसकी टेक्नोलॉजी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, कोई सिंपल टेक्नोलॉजी तो है नहीं, हम आप तो बना नहीं सकते। एंड एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स विद लेस एफर्ट एंड लो कॉस्ट। तो स्पेशलाइज बना दिया जाता है, मतलब आप स्पेशलाइज्ड हो इस वर्क में। और डिवीजन ऑफ लेबर, इसका मतलब ये है कि एक ही बंदा सारे काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा भी जैसे मैंने आपको समझाया कि कार बनानी है तो एक बंदा सिर्फ इंजन में काम करेगा, एक बंदा सिर्फ टायर में काम करेगा, एक बंदा जो है सिर्फ डोर में काम करेगा। स्पेशलाइज कर दिया गया है और उनको स्पेसिफिक सैलरीज दी जा रही है। और मैनेजर्स लगा रखे हैं, एमबीए करके मैनेजर्स आते हैं, वो सोचते हैं कि कैसे कॉस्ट कम की जाए, किसको क्या सैलरी दी जाए। वैसे फिर वास्ट कैपिटल, हम और आप तो क्या प्लांट लगा नहीं सकते। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना कोई आसान बात नहीं है ना, बड़े बड़े पैसे लगाने पड़ते हैं, लोन लेना पड़ता है बैंक से। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, अगेन सेम बात। जैसे टाटा वगैरह तो स्टार्ट कर सकते हैं, मुकेश अंबानी जी स्टार्ट कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, इसमें भी ब्यूरोक्रेसी चाहिए होती है। जैसे टाटा जो है ना उसका ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम भी होता है। जैसे आईएएस होते हैं, ऐसे ही इन कंपनीज को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स चाहिए होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स हायर करती हैं ये सब कंपनीज, ठीक है। फिर अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिंपल ये है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज तो हैं लेकिन वो दुनिया के सिर्फ 10% लैंड पर ही मौजूद हैं। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो स्पेसिफिक लोकेशंस पर प्रेजेंट हैं ड्यू टू मेनी रीजंस। क्यों इंडस्ट्रीज कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही लोकेटेड है, ये अभी हम लोकेशन फैक्टर्स में अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, मेजर कंसिडरेशन ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हैव फ्लरिश्ड इन अ फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस, these cover less than 10% of the world's land area, right? Why do large scale industries choose different locations? इसका आंसर आपको अच्छे से अभी मिल जाएगा। Industries maximize profits by reducing costs. Therefore, industries should be located at points where the production costs are minimum. तो यही इसका भी आंसर है कि वो different locations, या why do large scale industry choose different locations? तो कोई भी इंडस्ट्री वहीं पे सेट होगी जहाँ पर उसको कॉस्ट कम पड़ेगा। कोई डेयरी इंडस्ट्री है तो वहां पर वो सेटअप होगी जहाँ पे दूध मिल रहा होगा, जहाँ पर अर्बन एरियाज होगा। ऐसी कोई वेट लूसिंग इंडस्ट्री है भाई, हम समझेंगे अगर आपको क्लियर नहीं है। जैसे स्टील इंडस्ट्री वेट लूसिंग इंडस्ट्री है तो वो होगी कहाँ पर, आयरन और जहाँ पर होगा उसके पास ही वो सेटअप हो जाएगी। एक्सेस टू मार्केट। The existence of a market for manufacturing good is the most important factor in the location of industries. तो मार्केट होना चाहिए अच्छा, अगर मार्केट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंडस्ट्रीज कम क्यों है, क्योंकि वहाँ पर मार्केट ही नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं है लोगों के पास।
ऐसे ही आप देखो तो डेवलप्ड रीजन्स ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड लार्ज ग्लोबल मार्केट्स एज द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल इज वेरी हाई। उनके पास पैसा है, बिग पॉकेट्स है, तो इसलिए सारी कंपनीज मार्केट के पास है वहां पर, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज होती है जिनके लिए मार्केट की जरूरत नहीं होती, जैसे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, जैसे आर्म इंडस्ट्री, पूरी दुनिया में गन चाहिए, पूरी दुनिया में एयरक्राफ्ट चाहिए, राइट। तो एक्सेस टू रॉ मटेरियल, तो ये सब जो हम रीजंस पढ़ते जा रहे हैं फ्रेंड्स, आपको क्लियर होना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल लोकेशंस हैं उनको कहाँ कहीं पे जो प्रेजेंट है वो क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इन रीजंस की वजह से, और इनको फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। पहला फैक्टर है एक्सेस टू मार्केट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशंस वो ये है, ठीक है। और एक्सेस टू रॉ मटेरियल, अभी मैंने आपको समझाया था, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप, बल्की एंड वेट लूजिंग मटेरियल आर लोकेटेड क्लोज टू दी सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल सच एज स्टील, शुगर एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। क्योंकि अगर ये बहुत दूर होंगी तो इसका जो रॉ मटेरियल होगा वो वेट लूज करने लग जाएगा। वेट लूज मतलब एवोपरेशन की वजह से, उसके बाद आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो वो नीचे गिरता रहता है। तो वेट लूज इंडस्ट्रीज में बेटर ये होता है कि रॉ मटेरियल जहां पर है उसी के पास में इंडस्ट्री हो। जैसे एग्जांपल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टील, शुगर और सीमेंट। पेरिशेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पेरिशेबिलिटी मतलब जल्दी खराब हो जाना, जैसे आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं जो पेरिशेबल प्रोडक्ट बना यूज करती हैं, जैसे आपकी टमाटो केचप है, तो टमाटो जो जहाँ पर उग रहे होंगे उसी के पास में होती है। और एग्रो प्रोसेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस क्लोज टू दी सोर्सेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस और मिल्क सप्लाई रिस्पेक्टिवली। ऐसे ही मिल्क का भी है, अगर मिल्क से आप काफी दूर होंगे तो मिल्क खराब हो जाएगा, फिर से कुछ आपको जो प्रोडक्ट बनाने हैं, दही बनाना है या कुछ भी बनाना है, आपको घी बनाना है या जो भी कुछ बनाना चाहते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं मिल्क से जो बन पाते हैं, तो वो तभी अच्छे बन सकते हैं जब आपकी इंडस्ट्री जहाँ मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसके पास हो। फिर एक्सेस टू लेबर, इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई है अब तो लेबर की, क्योंकि मशीन से रिप्लेस हो रही है। पहले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात यह है फ्रेंड्स, जहाँ पर लेबर होगा वहीं पर इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। लेबर क्यों, लेबर हर कोई काम नहीं कर सकता इंडस्ट्रीज में। अभी हमने देखा कि स्पेशलाइज लेबर चाहिए होता है, जिनको नॉलेज हो, कि किसी को टायर लगाने की नॉलेज है, किसी को इंजन लगाने की नॉलेज है, वो अवेलेबल होना चाहिए। तो ऐसा होता था, जैसे इंडस्ट्रीज आप देखो तो एक ही जगह पे प्रेजेंट है, जैसे हरियाणा में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में। क्यों, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कम, वेस्ट बंगाल में थोड़ी कम होती जा रही है, पहले काफी ज्यादा थी। तो गुजरात हरियाणा में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ स्पेशलाइज लेबर आराम से मिल जाता है। जैसे आपको कोचिंग सेंटर का देख लो, राजेंद्र नगर में यूपीएससी के काफी स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोचिंग सेंटर बल्क में एक ही जगह पे अवेलेबल है। ऐसे ही अगर आपको कोचिंग अपनी सेटअप करनी है तो राजेंद्र नगर में ही सेटअप करते हो, क्यों, क्योंकि वहाँ आपको बच्चे मिल जाते हैं यूपीएससी में, है ना। तो ये ऐसा ही है, लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, एक्सेस टू लेबर सप्लाई। क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैव रिड्यूस्ड द डिपेंडेंसी ऑफ इंडस्ट्री अपॉन द लेबर्स। तो मशीन से चल रही सारी चीजें। Access to sources of energy. Industries which use power are located close to the source of the energy supply, such as the aluminium industry. तो इनको हाई पावर वगैरह चाहिए होती है, तो हाइड्रो पावर प्लांट के पास होते हैं, काफी सारे जो होते हैं थर्मल प्लांट्स के पावर पास में होते हैं। अगर बिजली आएगी नहीं तो काम कैसे चलेगा, सिंपल सी बात है। अब एक फैक्टर आ रहा है जो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। तो मॉडर्न इंडस्ट्री इज इनसेपरेबली टाइड टू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो आपका वहाँ पे रेल नेटवर्क होना चाहिए, आपका आसपास अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट कर रही है डिफरेंट कंट्रीज में, तो आपका पोर्ट होना चाहिए आसपास, है ना। चीजें समझ रहे हो ना आप। और ऐसी रेल नेटवर्क, एयरपोर्ट होना चाहिए। अब आपने ऐसी जगह इंडस्ट्री लगा दी जहाँ ना रोड है, ना एयरपोर्ट है, ना रेलवे है, तो कैसे चलेगा काम, ठीक है। ऐसी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, इंटरनेट चलना चाहिए, फोन आना चाहिए। फोन ही नहीं आ रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा, लाइट जा रही है, तो चीजें कैसे चलेंगी। गवर्नमेंट पॉलिसी बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रीजनल पॉलिसीज टू प्रमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हेंस सेटअप इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर एरियाज। तो जैसे चाइना है, चाइना में इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा कैसे हैं, चाइना की गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो प्रो प्रो इंडस्ट्री है। आइए आप चाइना में कुछ समय बिताइए, आपको जो करना है करिए, एनवायरनमेंट का कोई इशू नहीं है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट करना है करो, लेकिन बस इंडस्ट्री सेटअप कर दो। तो ऐसी पॉलिसीज हैं। गुजरात और हरियाणा, महाराष्ट्र काफी काफी ज्यादा फ्रेंडली स्टेट्स मानी जाती हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग आती है उसमें, आपने देखा होगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन सबकी रैंकिंग अच्छी रहती है। और बाकी स्टेट्स हैं, यूपी अपनी बहुत यूपी स्टेट अपनी से मतलब है, एक कहने का स्लैंग है ये। और आप देखो तो स्टेट्स हैं यूपी, बिहार, अब ये काफी पीछे हैं। ऐसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स काफी पीछे हैं। क्यों पीछे, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट जो है वो फ्रेंडली है ही नहीं, उनकी पॉलिसीज ही ऐसी नहीं है। अब देखिए पॉलिसीज से क्या होता है, टैक्स कम होना चाहिए, इजी हायरिंग पॉलिसी होनी चाहिए, इजी फायरिंग पॉलिसी होनी चाहिए। फायर मतलब आप वर्कर को जल्दी हायर कर दो, जल्दी फायर कर दो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री आपने खोल दी
आपको लोन नहीं मिल रहा है, आप वर्कर को फायर नहीं कर सकते। ठीक है, वर्कर को फायर करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, देखिए कभी वर्क होता है, कभी वर्क नहीं होता। अगर आप वर्कर को, अगर जब वर्क है तो वर्कर को हायर कर लो, उनको पैसे दो, उनसे काम कराओ। जब वर्क नहीं है तो उन्हें फायर करो, और और इंडस्ट्री का लॉस ना हो। अगर आपके पास ऐसा रहेगा कि आप आपको हमेशा वर्कर को फायर ही नहीं कर सकते, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं चाहती कि वो ज्यादा पैसे दे, उनके पैसे बर्बाद हों, राइट। तो इससे इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं हो पाती है। अगर इजी पॉलिसीज होंगी कि आपको जो करना है करो, टैक्स थोड़ा कम होगा, तो थोड़ी ये अच्छी पॉलिसीज मानी जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हो, राइट। उसके बाद एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रीज, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Many industries benefit from nearness to leather industry and other industries. These benefits are termed as agglomeration economies. Savings are derived from the linkages which exist between different industries. So friends, इसमें बात ये है समझाने की कि जैसे मारुति इंडस्ट्री है, मारुति की फैक्ट्री है, ऐसे ही टोयोटा की है, ये सब एक जगह पे लोकेटेड है। अब इन दोनों को टायर चाहिए, टायर की कंपनी एमआरएफ है, तो एमआरएफ जो है वो कहाँ पे सेटअप हो सकती है, इन्हीं के पास, क्योंकि इन्हें बल्क में टायर जल्दी से जल्दी दे देंगी। तो कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज जो होती हैं और उनकी जो लिंकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं सब आसपास ही होती है। तो आपने जनरली नोटिस करा होगा कि टाउनशिप होते हैं, उसके बाद आपने नोटिस करा होगा इंडस्ट्रियल पार्क्स होते हैं, है ना। स्पेशली इंडिया में तो थोड़े कम है इंडिया में, लेकिन कम है। बाहर आप देखो तो बड़े बड़े सिटीज बने हुए हैं इस चीज को, कि भाई सारी की सारी इंडस्ट्रीज हैं, एक दूसरे से लिंकेज है। एक दूसरे से लिंकेज क्या है, जैसे कार की इंडस्ट्री है तो कोई टायर दे रहा है, कोई ग्लास दे रहा है जो कार के आगे लगता है, ठीक है, विंडशील्ड में। तो ऐसा होता है, तो सेविंग्स हो जाती है। सेविंग्स कैसे हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाती है, उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट इजीली बन जाते हैं, है ना। तो ऐसा होता है कि एक जगह पे लोकेटेड हो जाती हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स, की आप दूसरी इंडस्ट्रीज के पास होने से बेनिफिट होते हो। सेविंग्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द लिंकेजेस व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अब फुटलूज इंडस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। फुटलूज इंडस्ट्री का मतलब है कि फुट नहीं है इनका, फुट लूज है, मतलब ये कहीं पे भी सेटअप हो सकती है इजीली। They are not dependent on any specific raw material, weight losing or otherwise. They produce in a small quantity and also employ a small labor force. These are generally not polluting industries. The important factor in their location is accessibility by road network. Also, footloose industry को talent भी कभी-कभी चाहिए होता है, specialized labor. तो बात ये है कि ये फुटलूज इंडस्ट्रीज कहीं पे भी सेटअप हो सकती है। इसका एग्जांपल है जैसे कंप्यूटर बनाने की हार्डवेयर इंडस्ट्री, है ना, कहीं पे भी सेटअप हो सकती है, कुछ इशू थोड़ी ना है। कहीं पे भी बना दो आप, दिल्ली में बना दो, अमेरिका में दिल्ली में बना लो, जम्मू कश्मीर में बना लो। बस ये है कि कुछ कुछ चीजें सही होनी चाहिए, जैसे एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टैक्स थोड़ा सही होना चाहिए, हायरिंग फायरिंग पॉलिसी इजी होनी चाहिए, है ना। और कंपनी बनाना आसान होना चाहिए, कंपनी बनाना इतना मुश्किल है इंडिया में, पूछो नहीं, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो फुटलूज इंडस्ट्री जो है, फुटलूज इंडस्ट्रीज का आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। एग्जांपल कंप्यूटर इंडस्ट्री, अगर कोई भी एग्जांपल याद नहीं आ रहा तो। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, इसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। इसके हिसाब से हम इंडस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जिसे कॉटेज इंडस्ट्री भी बोला जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो किस बात पे हम कर रहे हैं, on the basis of capital invested, number of workers employed and the volume of production। इसके बेसिस पे हम साइज डिसाइड करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसे जरा सा ध्यान से पढ़ लो। मैं इसको जल्दी जल्दी में अगर पढ़ाऊँ तो देखिए, साइज के बेस में आप डिवाइड कर रहे हो, कॉटेज, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल में, और कॉटेज में आर्टिफैक्ट आता है। अभी बस हम इतना देख रहे हैं, आगे जो होगा डिवीजन वो हम आगे समझेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो अभी मैं बस इतना तीनों को बता रहा हूँ। तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या होता है कि घर में काम करना, ठीक है। इसका मतलब घर में काम करना, फैमिली मेंबर्स के साथ या आसपास के भाई बहनों के साथ मिलके काम करना, इसको बोला जाता है हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री। द आर्टिसंस यूज लोकल रॉ मटेरियल एंड सिंपल टूल्स टू प्रोड्यूस एवरीडे गुड्स इन देयर होम्स विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली members or part-time labor. Finished products may be for consumption in the same household or for sale in local market or for barter system. Barter system का मतलब ये होता है कि आप मुझे केला दो, मैं आपको सेब दूंगा, मतलब प्रोडक्ट्स के बेसिस पे चलना। बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि कैश नहीं चलेगा, एक दूसरे से प्रोडक्ट एक्सचेंज कर लेंगे। तो कैपिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही नहीं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा। आपने कुछ प्रोड्यूस करा और आसपास में दे दिया। जैसे काफी बीड़ी फैक्ट्रीज भी होती हैं, घर में होती हैं, घर में बीड़ी वगैरह बनाते रहते हैं, है ना। बीड़ी मतलब वो स्मोक करने के लिए, ठीक है। ये देखिए बंदा काम कर रहा है, मैन मेकिंग पॉट्स इन दी कोर्टयार्ड, एग्जांपल ऑफ
हाउस होल्ड इंडस्ट्री इन नागालैंड। तो एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे ये देखो बंदा क्या कर रहा है, अ मैन वीविंग अ बैम्बू बास्केट बाय द रोड साइड इन अरुणाचल प्रदेश। बैम्बू जिसे माइनर फॉरेस्ट ट्रीज भी बोला जाता है, ठीक है। तो काफी सारे एग्जांपल क्या है, फूड स्टफ, फैब्रिक्स, मैट्स, कंटेनर्स, टूल्स, फर्नीचर, शूज, फिगरिन्स फ्रॉम वुड, लॉट एंड फॉरेस्ट, शूज, थोंग्स, अदर आर्टिकल्स फ्रॉम लेदर, पॉटरी, ब्रिक्स फ्रॉम क्लेस, स्टोन्स, गोल्ड स्मिथ्स मेक गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। पे घर में काम चलता है छोटे लेवल पे, ठीक है। और बैम्बू वगैरह भी, वुड वगैरह भी बनाते हैं। तो अब इनको बोला जाता है हाउस होल्ड या कॉटेज इंडस्ट्री, और ये डिफरेंट है फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी ऐसी छोटे लेवल पर होती है, but they are distinguished from household industries by its production techniques and place of manufacturing. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री घर भर में नहीं होता है, ये वर्कशॉप बनाते हैं और वहां पे काम करते हैं। वर्कशॉप आउटसाइड दी होम कॉटेज ऑफ द प्रोड्यूसर। This type of manufacturing uses local raw materials, simple power-driven machines, and semi-skilled labor. So, countries such as India, China, Indonesia, Brazil have developed labor-intensive small-scale manufacturing in order to provide employment to their population. इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना फ्रेंड्स कि ये जो हाउस होल्ड और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है बहुत ज्यादा लोगों को, और इकोनॉमी को चलाने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। सरकार ने पहले काफी कुछ चीजें रिजर्व कर रखी थी कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बना सकती है और कोई नहीं बना सकता, लेकिन अब ये पॉलिसीज थोड़ी सी चेंज कर दी गई है अब, क्योंकि इकोनॉमी थोड़ी ओपन होती जा रही है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की काफी इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि छोटे छोटे जो बिजनेस चल रहे हैं गाँव में, शहरों में, वो ये सब मिलके ही चला रही है, ठीक है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो भी लेती हैं जो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस भी ये काफी ज्यादा लेती है, तो एग्रीकल्चर को भी ये प्रमोट करती है। मतलब वो वहीं से आता है ना ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, बैम्बू, बीड़ी वगैरह, ठीक है। क्योंकि टोबैको की फैक्ट्री वगैरह, टोबैको का वो होता है, टोबैको भी जो होता है वो उगाए जाते हैं ना। अब देखिए, प्रोडक्ट्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री ऑन सेल इन असम। तो आप कभी ट्राइबल म्यूजियम वगैरह जाते होगे या कहीं कहीं जाते होगे तो आप देखते होगे, अच्छा जी ये ट्राइबल लोग घर में मिलकर बनाते थे। तो वो भी एक एग्जाम्पल है हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री का। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब यही है कि कोई छोटी सी आपने जगह ले ली, वहां पे आप बना रहे हो। तो आप समझ सकते हो कि हाउस होल्ड से थोड़ा बड़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये तो सिंपल है, इन्वॉल्व्स अ लार्ज मार्केट, वेरियस रॉ मटेरियल्स, इनॉर्मस एनर्जी, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, असेंबली लाइन, मास प्रोडक्शन एंड लार्ज कैपिटल। असेंबली लाइन मतलब एक लाइन में काम चल रहा है, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था, ये सब चल रहा है, ये असेंबली लाइन में चल रहा है, ठीक है। मतलब ये बेल्ट होती है, कन्वेयर बेल्ट, ये घूमती रहती है, और यहाँ पर वर्कर होता है, यहाँ पर एक वर्कर होता है, यहाँ पे एक वर्कर होता है, फिल करते रहते हैं, ठीक है। इसको असेंबली लाइन बोला जाता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होता है। These kind of manufacturing developed in the last 200 years in the United Kingdom, Northeast USA and Europe. और क्या हो गया है, ये जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 18वीं सदी में, तब से ये काफी ज्यादा बन गई है। On the basis of the system of large-scale manufacturing, the world's major industrial regions may be grouped into two broad types, namely traditional large-scale industrial regions, which are thickly clustered in a few more developed countries. ठीक है, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल रीजन्स विच आर थिकली क्लस्टर्ड, मतलब एक ही जगह पे काफी ज्यादा लोकेटेड है। एग्जांपल देखेंगे, जैसे जर्मनी का रूर एरिया देखेंगे एग्जांपल, अगर अभी आपको समझ में नहीं आए तो आएगा आराम से। हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स विच हैव डिफ्यूज्ड टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन, तो वर्ल्ड की जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन और हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन विच हैव डिफ्यूज्ड टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। लेस डेवलप्ड कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया, ठीक है। लेस डेवलप्ड कंट्रीज को बुरा मत मानना, कहीं बुरा मान जाओ, डेवलपिंग कंट्रीज को लेस डेवलप्ड कह के बनाया जाता है। अब देखिए, पैसेंजर कार असेंबली हायर्स एट अ प्लांट ऑफ मोटर कंपनी इन जापान। तो ऐसे कारें बनती हैं, ये कन्वेयर बेल्ट पे चले जा रही हैं, कोई यहाँ पे कार में ये लगाता है, कोई वो लगाता है, ऐसे करके कारें बनती हैं। अब देखते हैं सेकंड डिवीजन, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट एंड रॉ मटेरियल। वापस आते हैं उस चार्ट पे, ये देखिए यहाँ पे इनपुट और रॉ मटेरियल के बेस पे इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे शुगर, एडिबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, कॉफी, टी, रबर। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को फर्दर डिवाइड किया जाता है। मेटेलिक, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में आयरन और नॉन फेरस, फेरस मतलब आयरन, और आयरन से आयरन और स्टील इंडस्ट्री आती है, और नॉन फेरस में कॉपर, एल्यूमिनियम, जेम्स एंड ज्वेलरी आता है। नॉन मेटेलिक में सीमेंट और पॉटरी आता है। तो ये मिनरल बेस्ड हो गए। मिनरल, मिनरल आयो आपको पता हो, जो नेचुरल रिसोर्स निकल के आता है फ्रॉम दी अर्थ रॉक्स।
फिर केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री जैसे पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, सॉल्ट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल समझ सकते हो, पेट्रोलियम या केमिकल कुछ हुआ, ठीक है, केमिस्ट्री थोड़ा सा रिलेटेड, सॉल्ट्स, ठीक है, ऐसे समझ लेना। फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट से बन रहा हो, और ट्राइबल ज्यादातर इसमें होते हैं, जैसे टिम्बर, लैक, पर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन, पेपर। टिम्बर याद करने ना, टिम्बर लकड़ी वगैरह से बन के आना। फिर एनिमल बेस्ड, इसमें लेदर इंडस्ट्री, वुल इंडस्ट्री आता है। अब इसको थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो एग्रोबेस इंडस्ट्री, जो आपको नाम से समझ में आ रही होगी कि जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, शुगर, पिकल्स, फ्रूट जूसेस, बेवरेजेस जैसे टी, कॉफी, कोकोआ, कोकोआ मतलब कॉफी, स्पाइसेस, ऑयल, फैट्स एंड टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में क्या क्या आता है, कॉटन, जूट, सिल्क, रबर। तो ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट होता है उसको लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे टमाटो केचप बनाना, ठीक है, जैसे आपके जूसेस मिलते हैं, राइट। एग्रो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द फील्ड एंड फार्म इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फॉर रूरल एंड अर्बन मार्केट्स। इसमें ही आ जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इस पे एग्जाम्स बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा। फूड प्रोसेसिंग का मतलब यही है कि प्रोसेस करके फूड बनाओ कुछ, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। एग्रो प्रोसेसिंग इंक्लूड्स कैनिंग, कैनिंग मतलब कैन वगैरह बनाना, प्रोड्यूसिंग क्रीम, फूड प्रोसेसिंग एंड कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी मतलब स्वीट वगैरह, ठीक है। तो काफी सारी टेक्निक्स लगाई, जैसे जैसे फर्मेंटिंग, पिकलिंग, जैसे अचार वगैरह बनाना, ड्राइंग हैव बीन नोन सिंस एंशिएंट टाइम्स। और काफी सारी चीजें जो है वो चेंज भी हो गई हैं। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये देखो, एक टी गार्डन है, टी फैक्ट्री भी पास में है। तो देखो, पास में ही है टी फैक्ट्री, ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट होता है और थोड़ा सही रहता है। नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु, वहां पर है टी गार्डन, ठीक है। Agribusiness is commercial farming on an industrial scale, often financed by business whose main interests lie outside agriculture. तो एग्री बिजनेस काफी ज्यादा आजकल पॉपुलर हो गए हैं। इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनका लेना देना है उनके प्रोडक्ट से। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज कॉर्पोरेशन इन टी प्लांटेशन बिजनेस, एग्री बिजनेस फार्म्स आर मैकेनाइज्ड, लार्ज इन साइज, हाईली स्ट्रक्चर्ड, रिलायंट ऑन केमिकल्स एंड मे बी डिस्क्राइब्ड एज एग्रो फैक्ट्रीज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्रो फैक्ट्रीज का मतलब क्या है। जैसे टी प्रोसेस, ये टी फैक्ट्री, ठीक है, टी फैक्ट्री, टी बनाना में मल्टीपल तरीके की टी आ रही है आजकल मार्केट में, कभी ये मिला हुआ, कभी वो मिला हुआ, किसी में नीम मिला हुआ है, किसी में कुछ मिला हुआ है। So mineral based industries, these industries use minerals as a raw material. Some industries use iron, ferrous metal, ferrous metallic minerals which contain iron, and some use non-ferrous such as aluminium, copper and jewelry. काफी इंडस्ट्री जो होती है वो नॉन मेटेलिक होती है, मतलब मेटल ही नहीं होता, जैसे सीमेंट और पॉटरी इंडस्ट्री, ठीक है। Chemical based industry. Some industries use natural chemical minerals such as mineral oil. Petroleum is used in petrochemical industries. Salt, sulfur, potash industries also are natural minerals or इनकी फैक्ट्रीज भी हैं। और सिंथेटिक फाइबर की इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज आर अदर एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो केमिकल से जो बनती हुई आ रही है, ठीक है, जैसे सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, ये सब भी केमिकल्स है। पॉलीमर्स वगैरह हो गए, पॉलीथीन बनना, ठीक है। अगर कोई भी एग्जांपल याद नहीं आ रहा, पेट्रोलियम याद कर लो। पेट्रोलियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप याद कर सकते हो। सॉल्ट, सल्फर इंडस्ट्रीज, इनको भी आप कह सकते हो। अब आ जाता है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द इनपुट फ्रॉम द फॉरेस्ट। इसमें वुड, बैम्बू, ग्रास फॉर पेपर इंडस्ट्री, लैक फॉर लैक इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम द फॉरेस्ट। और काफी सारे जो होते हैं ट्राइबल्स के लिए रिजर्व हैं, ट्राइबल्स के लिए रिजर्व है। फिर एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, जिनका एनिमल से प्रोडक्ट निकलता है, जैसे लेदर इंडस्ट्री, वुल इंडस्ट्री, ठीक है। तो आइवरी भी इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल टस्क। ये चीजें हो गई। अब अब और डिवीजन पे आ जाते हैं, ठीक है, ये वाला हमें डिवीजन क्लियर हो गया। अब अगले डिवीजन पे आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोडक्ट, जिसमें बेसिक इंडस्ट्री आती है, आयरन एंड स्टील, और कंज्यूमर गुड्स आता है, बिस्किट्स, टेक्सटाइल, व्हीकल्स, कार, स्कूटर। तो आउटपुट और प्रोडक्ट के बेसिस पे भी हमने डिवीजन कर रखा है बेसिक और कंज्यूमर गुड्स में। बेसिक क्या है, अभी हम देखते हैं। कंज्यूमर गुड्स तो आपको पता चल ही रहा होगा, जो कंज्यूम किए जाते हैं, खाए जाते हैं, बिस्किट, टेक्सटाइल पहनने के लिए, बिस्किट खाए जाते हैं, व्हीकल चलाने के लिए। मतलब कंज्यूम मतलब हम कंज्यूमर ले लेते हैं उसे। सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है। द इंडस्ट्री whose products are used to make other goods by using them as raw materials are called as basic industry। जैसे आयरन स्टील जो है, इट इज यूज फॉर मेकिंग मशीन्स, और यही मशीन जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज की जाती है क्लोथ बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं, दीज आर बेसिक इंडस्ट्रीज। आई होप आपको ये चीजें क्लियर आ गया होगा। द रॉ मटेरियल फॉर सच मशीन्स एंड टूल इज आयरन एंड स्टील विच इज इटसेल्फ एन इंडस्ट्री। तो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है बाय हुम, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो यूज कर रही है आयरन एंड स्टील क्लोथ को बनाने के लिए।
तो और आयरन एंड स्टील खुद ही एक इंडस्ट्री है, तो आयरन स्टील जो हुई वही बेसिक इंडस्ट्री हो गई. The consumer good industries produced goods which are consumed by the consumer directly. For example, industries producing breads, biscuits, tea, soap, toiletries, paper for writing, televisions are the consumer goods or non-basic industries. तो ये non-basic है. Basic मतलब और industries को हेल्प कर रही है. Non-basic आपको दिख रही होंगी. Non-basic मतलब जैसे consumer goods. अब एक और हम डिवीजन देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. पब्लिक सेक्टर मतलब जो सरकार के हाथ में हो, प्राइवेट सेक्टर मतलब जो प्राइवेट आदमी के हाथ में हो, जैसे मुकेश अंबानी जी के हाथ में, टाटा के हाथ में, है ना. जॉइंट मतलब दोनों ने मिलकर. इनके एग्जांपल याद कर लेना, एग्जांपल यहाँ नहीं दे रखे तो मैं छोड़ के भी जा रहा हूँ. एग्जांपल एक दो आप याद कर लेना इसकी, ठीक है. पब्लिक सेक्टर पीएसयू, इसका एग्जांपल क्या हो गया. भेल, इसका एग्जांपल क्या हो गया. ईआईएल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, है ना. उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड, ये भी एग्जांपल है. उसके बाद ओएनजीसी भी एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जांपल है जैसे रिलायंस, जैसे टाटा की कंपनी टीसीएस, है ना. टाटा इंडस्ट्रीज. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर मैनेज्ड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज और समटाइम्स आर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स टुगेदर एस्टेब्लिश एंड मैनेज द इंडस्ट्रीज. तो गूगल करो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज इंडिया की और अपने नोट्स में नाम लिख लो, ठीक है. अब हम जल्दी से लास्ट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स. These are based on heavy industry, often located near coal fields, engaged in metal smelting, heavy engineering, chemical manufacture or textile production. These industries are known as small stake industries. तो काफी बार ये भी पूछ लिया जाता है. तो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल की बात हो रही है. स्मॉल स्टेक किसको बोला जाता है. जो इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्री है, ऑफन लोकेटेड नियर कोल फील्ड्स, एंगेज्ड इन मेटल स्मेल्टिंग, हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चर और टेक्सटाइल प्रोडक्शन. And they can be recognized by high proportion of employment in manufacturing industry, high density housing often of inferior type poor services. तो हाउस होते हैं अच्छे नहीं होते, कंडीशन अच्छी नहीं होती. अनएट्रैक्टिव एनवायरनमेंट क्योंकि भाई पॉल्यूशन इतना ज्यादा है. फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन, वेस्ट हीट्स एंड सो ऑन. प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एमिग्रेशन एंड डेरेलिक्ट लैंड एरियाज कॉज्ड बाय क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज बिकॉज ऑफ अ वर्ल्ड वाइड फॉल इन डिमांड. डिमांड जो है दुनिया में कम होती जा रही है चीजों की, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट हो जा रहा है काफी ज्यादा. जैसे यूरोप की कंट्रीज डेवलप हो गए, अब कितना डेवलप होंगे. अब जो है अफ्रीका को डेवलप होना है, लैटिन अमेरिका को डेवलप होना है, इन एशिया को डेवलप होना है, राइट. तो ये चीजें हैं. तो काफी सारी जो रीजन्स है, ट्रेडिशनल रीजन्स है, वो शिफ्ट हो रहे हैं दुनिया से. दुनिया से मतलब कहाँ से, जैसे जर्मनी से शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे जापान से, यूएसए से. यूएसए में तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए, चाइना में शिफ्ट हो गए. रूर कोल फील्ड प्लांट जर्मनी में काफी ज्यादा पॉपुलर है. One of the major industrial regions of Europe for a long time, coal and iron and steel formed the basis of the economy. But as the demand for coal declined, the industry started shrinking. तो जर्मनी ने काफी अच्छी स्ट्रेटेजी की अपनाई. इन्हीं जगहों पे दूसरी इंडस्ट्रीज अब वो सेटअप कर रहा है, ठीक है, रूर रीजन में. रूर रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 80% ऑफ द जर्मनीज टोटल स्टील प्रोडक्शन. The future prosperity of the Ruhr is based less on the products of coal and steel, for which it was initially famous, more on the new industries such as like the huge Opel car assembly plant, new chemical plants and universities. अब देखिए यूनिवर्सिटीज भी सेटअप हो रही है इन जगहों पे. देखिए फ्रेंड्स, एक बात समझिए, जैसे जर्मनी है, जर्मनी में एम्प्लॉय की सैलरी बहुत ज्यादा होती है. तो समझ सकते हो आपकी कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है. ये इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं हो सकती. सेकंड चीज ये है कि वहाँ पॉल्यूशन भी करती है इंडस्ट्रीज. तो लोग जो है सेंसिटिव हो गए हैं कि भाई हमारे में पॉल्यूशन नहीं करो, पॉल्यूशन कहीं और करो, गरीब कंट्रीज में करो, जाके इंडिया में पॉल्यूशन करो, जर्मनी में करो, जाके पॉल्यूशन बांग्लादेश में, वियतनाम में, अफ्रीका में करो. हमारे कंट्री में पॉल्यूशन मत करो, हमारी लाइफ खराब मत करो, कैंसर हमें मत करो, कहीं और जाके करो. तो इसलिए इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है कहीं और यही जो इंडस्ट्रीज है, ऐसी इंडस्ट्रीज में सेटअप कन्वर्ट हो रही है जिनमें जिनमें स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है. जैसे कार वगैरह बनाना, जर्मनी की कार बड़ी पॉपुलर है, सर्च करना, सरप्राइज हो गए कौन कौन सी कार जर्मनी में बनती है ना. फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देख लेते हैं. The iron and steel industry form the basis of all other industries and therefore it is called a basic industry. अभी हमने देखा था. It may also be called a heavy industry because it uses large quantities of bulky raw material and its products are also very heavy. Iron जो होता है, it is extracted from iron ore by smelting in a blast furnace with carbon coke and limestone. The molten iron is cooled and molded to form pig iron, which is used for converting into steel by adding स्ट्रेंथनिंग मटेरियल सच एज मैग्नीज. तो ऐसे आयरन बना, ऐसे स्टील बना. ये चीज प्रोसेस को एक बार फिर से पढ़ लो. देखिए कोक चाहिए होता है, कार्बन कोक, लाइमस्टोन टू कन्वर्ट टू आयरन. आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्मेल्टिंग प्रोसेस जो होती है. मोल्टन आयरन जो होता है उसे कूल किया जाता है, फिर वो कन्वर्ट होता है पिग आयरन में, विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू स्टील बाय एडिंग मैंगनीज.
The large integrated steel industry is traditionally located close to the sources of raw material. हमने पढ़ लिया था क्योंकि वेट लूजिंग इंडस्ट्री है और पोर्ट्स भी आसपास होने चाहिए, बट मिनी स्टील मिल्स एक्सेस टू मार्केट्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इनपुट्स। इसलिए जो मिनी स्टील मिल्स हैं ये मार्केट के पास है। These are less expensive to build and operate and can be located near markets because of the abundance of scrap metal which is used in the मेन इनपुट। तो काफी बार ये कबाड़ी वगैरह वाले होते हैं ना, ये जो होते हैं स्टील, ये प्रोडक्ट्स वगैरह ले जाते हैं आपके आयरन प्रोडक्ट, इन सब के आयरन प्रोडक्ट्स को असेंबल किया जाता है, पिघलाया जाता है और फिर से वो आयरन जो है वो स्टील बनाया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये रॉ मटेरियल के पास होना जरूरी नहीं है। मिनी स्टील प्लांट जो है वो शहरों के पास भी हो सकता है क्योंकि उनके पास स्क्रैप मेटल आ रहा है। स्क्रैप मेटल मतलब जो यूज कर दिया गया है। मिनी मिल्स आर लिमिटेड टू जस्ट वन स्टेप प्रोसेस स्टील मेकिंग एंड आर गेनिंग ग्राउंड। पर डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं एक बार। The industry is one of the most complex and capital intensive industries and is concentrated in the advanced countries of North America, Europe and Asia. In USA, most of the production comes from the North Appalachian region, जैसे Pittsburgh, Great Lake region, Chicago, Gary, Erie, Cleveland, Lorraine, Buffalo, Duluth and the Atlantic coast, Sparrow Point and Morrisville. जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे वो इसको मैप पे लोकेट करेंगे, ठीक है, मैप पे लोकेट करेंगे, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएंगे। Pittsburgh area is now losing ground. It has become the Rust Bowl of USA. The important steel centers are Scunthorpe, Port Talbot, Birmingham, Sheffield in the UK, Duisburg, Dortmund, Dusseldorf, Essen in Germany, Le Cruchot, Saint Etienne in France, and Moscow, St. Petersburg, Lipetsk, Tula in Russia, and Kryvyi Rog and Donetsk in Ukraine. और इंडिया में जमशेदपुर, कुल्थीबनपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम, भद्रावती इन इंडिया, ये सब जो है इंडिया में स्टील प्लांट्स हैं। इन सबको आप अच्छे से पढ़ लेना। आयरन स्टील प्लांट्स आपको यहाँ इन लोकेशंस में दिखेंगे। इन सबको आप मैप पे लोकेट कर लेना, स्टार मार्क कर लेना और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। जब आपको एग्जाम्पल देने हैं फ्रेंड्स, सारे याद करने की जरूरत नहीं, जो आपको याद हो रहे हैं जैसे एक एक याद कर ले। जर्मनी का एक याद कर लिया आपको, मेरे को जैसे डसेल्डॉर्फ याद रहता है ये, और जैसे यूके का बर्मिंघम याद रहेगा, बर्मिंघम में मैच भी होते रहते हैं, तो क्रिकेट मैच, ठीक है। तो इसलिए ऐसे एग्जांपल्स आप एक एक हर कंट्री के याद कर लो। अब कॉटन इंडस्ट्री पे आते हैं फटाफट। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज 3 सब सेक्टर्स, हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल सेक्टर्स। हैंडलूम मतलब हाथ से करना, इज लेबर इंटेंसिव एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू सेमी स्किल्ड वर्कर्स। इट रिक्वायर्स स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट और काफी हाउस होल्ड एक्टिविटीज वगैरह में कॉटन इंडस्ट्री होती है। इसीलिए गांधी जी ने भी खादी प्रमोट करा था। दिस सेक्टर्स इन्वॉल्व स्पिनिंग, वीविंग, फिनिशिंग ऑफ द फैब्रिक्स। पावर लूम मतलब पावर से चलता है। पावर लूम सेक्टर इंट्रोड्यूसेस मशीन्स एंड बिकम लेस लेबर intensive and volume of production increases. Cotton textile mill sector is highly capital intensive and produce fine clothes in bulk. India, China, USA, Pakistan, Uzbekistan, Egypt में ही ज्यादा से ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको दिखेंगी। यूरोप अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ वर्ल्ड्स कॉटन इंपोर्ट, तो ये इंपोर्ट करता है। With the scientific advancement and technological improvements, the structure of industry changes. For example, Germany recorded constant growth in cotton textile industry since Second World War till the 70s, but now it is declining. अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। हाई टेक्नोलॉजी का मतलब ये हाई टेक, ठीक है। हाई टेक मतलब ये बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स बना रहे, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, ये सब वगैरह, ठीक है। इट इज बेस्ट अंडरस्टूड एज द एप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स लीडिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एन एडवांस्ड साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैरेक्टर, ठीक है। इसमें रिसर्च होता रहता है, उसके बाद न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज लगाई जाती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल जैसे और आ जाते हैं, these highly skilled specialists greatly outnumber the actual produce workers. Professional workers make up a large number of the workforce. तो इसमें प्रोफेशनल ज्यादा होते हैं, MBA वगैरह वाले लोग, इंजीनियर्स हो गए, ठीक है। एंड दे आर मोर देन दी ब्लू कॉलर वर्कर्स। ब्लू कॉलर मतलब जो वर्कर्स काम करते हैं ना, उनको ब्लू कॉलर वर्कर बोले जाते हैं। जैसे दुबई वगैरह में या और गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, उनको ब्लू कॉलर वर्कर्स बोला जाता है। जो प्रोफेशनल होते हैं ना, जैसे प्रोफेशनल हो गए, IT प्रोफेशनल, इन सबको बोला जाता है व्हाइट कॉलर, MBA वाले, उनकी ज्यादा जरूरत होती है। देखिए व्हाइट कॉलर वर्कर्स इसलिए ज्यादा बढ़ गए क्योंकि मशीनों से काम हो रहा है, ब्लू वर्कर की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हाईटेक इंडस्ट्रीज है ना, हाईटेक मतलब कंप्यूटर यूज कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रही है, राइट। But robotics on the assembly line, computer-aided design, manufacturing and electronic control of smelting, refining process, and the constant development of new chemical and pharmaceutical products are notable examples of a high-tech industry. High-tech industries which are regionally concentrated, self-sustained, highly specialized are called as technopolis.
और आजकल दुनिया में यही आ रही है ज्यादा, ठीक है। सिलिकॉन वैली नियर सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर सेटल आर एग्जांपल्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। इंडिया में भी काफी सारे स्टील प्लांट्स वगैरह, सॉरी आईटी पार्क्स वगैरह सेटअप कर रहे हैं, बायोटेक पार्क सेटअप कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये फाइनली हमारा चैप्टर खत्म हुआ सेकेंडरी एक्टिविटीज का। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। कोई भी डाउट तो कमेंट सेक्शन में लिखें। और यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रखे, कुछ कुछ एमसीक्यूज पूछ रखे हैं, बहुत ईजी है, आप आराम से आंसर कर पाओगे। लेकिन स्टिल कुछ ना कर पाओ तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हो और एसवाई एकेडमी को प्रमोट करने में हेल्प करें। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।